मयूर, आवाज येतोय माझा? मयूर, आसिफ, आवाज येतोय माझा? आवाज आ रहा है मेरी? यस सर। वेरी। चले आगे बढ़े। यस प्लीज चलो। सर। ओके। सो मैं मेरी स्क्रीन को शेयर करता हूँ आपके साथ। इसको बंद कर यस। देते हैं। चलो, ठीक है। सो हमने कल क्या देखा? यहाँ पर मैं वर्ड सर पैड कल के। आपने डाउनलोड करने के लिए बोले थे टर्बो C++। बराबर है। और हमने लैंग्वेजेस क्या होते हैं बेसिकली देखा सर, जैसे इसके अंदर अल्फाबेट्स, सिंबल्स और राइट। नंबर, वैल्यूज, नंबर्स, डिजिट्स होते हैं मेनली। राइट। उसकी बेसिक डेफिनेशन देखिए सर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, दैट इज द कम्युनिकेशन विथ ह्यूमन टू कंप्यूटर। बराबर है। Yes, sir. And types of languages you said like A, B, C, and C, C++. That is useful for best understanding, sir, mainly. And बराबर है। A, B is old languages which are not now usable, sir. बराबर है, And बिल्कुल सही। yes, sir. चलो। सो हमने कल देखा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किसे कहते हैं। दिस इज जस्ट अ मीडियम, दिस इज जस्ट अ वे टू कम्युनिकेट। हम बोल सकते जस्ट अ वे कम्युनिकेट टू Yes, कम्युनिकेट विथ विथ मशीन्स। और हमारे टर्म में मशीन मतलब कंप्यूटर है, राइट। yes, और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, दुनिया के किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो होता है वो होता है कि कैरेक्टर्स होते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, राइट। जिसमें कि अल्फाबेट्स होते yes, हैं, sir. अल्फाबेट्स होते हैं, फिर नंबर्स होते हैं, और फिर होता है सिंबल्स। सिंबल्स तो हमने देखा कि किस तरीके से ये अल्फाबेट्स, नंबर्स और सिंबल्स का मिलके इनके कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा कैरेक्टर सेट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ creates characters. You can mute yourself, तो ज्यादा ये रहेगा, अपना वॉल्यूम म्यूट करो क्योंकि वो डिस्टरबेंस आ रहा है बीच बीच में, ठीक है। सो अल्फाबेट्स और नंबर्स और सिंबल्स के कॉम्बिनेशन से ही हमारा क्या बनता है, कैरेक्टर सेट बनता है। अभी कैरेक्टर सेट यानी क्या है, इन कैरेक्टर्स का एक बंच कॉम्बिनेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टर सेट। यानी कि किसी भी प्रोग्राम में जो लिखावट होती है, जो लिखा जाता है, वो इन कॉम्बिनेशन से, इन कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। अब मैंने कल आपको बोला था कि सी प्रोग्रामिंग का जो टर्बो C++ है, टर्बो C++ है, इसको आपको इंस्टॉल करने के लिए बोला था। और ये टर्बो C++ क्या है, अनडिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड क्या कहेंगे इसे, आईडीई। आईडीई का मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। एनवायरमेंट
यानी कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कोड को, राइट कोड, कंपाइल कोड एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं कोड। ठीक है, ये तीन काम होते हैं बेसिकली किसी भी आईडीई के। और आईडीई यहाँ पर हम कौन सा यूज करने वाले हैं, टर्बो सी प्लस प्लस टू लर्न द प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब है कि कैसे हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। अब मैं सिंपली आपको क्या बताता हूँ, आपको मैं मेरे टर्बो सी प्लस प्लस लेके चलता हूँ। यहाँ पर लेता हूँ टर्बो सी प्लस प्लस में, और यहाँ पर मैं इसको स्टार्ट जैसे ही करूंगा, यहाँ पर स्टार्ट बटन है। देखो मैं इनिशियली शुरू से बताता हूँ प्रोसेस क्या है इसके स्टार्ट करने की। तो इसको मैं फिर से बंद करता हूँ, इसको बंद कर दिया। अब देखो मैं इसको स्टार्ट कैसे कर रहा हूँ। तो हाउ टू राइट हम यहाँ लिखेंगे, हाउ टू राइट फर्स्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज, इन सी लैंग्वेज। इसमें कुछ स्टेप्स है, ठीक है। पहली स्टेप क्या है, ओपन टर्बो सी प्लस प्लस एडिटर, इसको ओपन करना है। अब ये जो है ये पहली स्टेप है हमारी, ठीक है। ये जो है ये पहली स्टेप है, इसमें क्या करेंगे हम, टर्बो सी प्लस प्लस ओपन करेंगे। अब जो टर्बो सी प्लस प्लस ओपन करना है ना, उसका भी एक तरीका है कैसे करना है। गो टू स्टार्ट मेनू, फाइंड टर्बो सी प्लस प्लस, टर्बो सी प्लस प्लस एंड ओपन इट। देखो कैसे करना है, यहाँ पर ओपन मेनू है दिख रहा है मेरा, राइट। यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर टाइप करेंगे टर्बो सी प्लस प्लस आएगा नीचे, और इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये क्यों कर रहे हैं हम, इसका एक मतलब है, मैं आपको बाद में समझाऊंगा एट द एंड ऑफ दिस कोर्स, ठीक है। मुझे पूछ लेना याद से हमने ऐसा क्यों किया। तो ये स्टार्ट पे बटन पे क्लिक करता हूं तो मेरा क्या आ जाता है, यहाँ पर आईडीई ओपन हो जाता है, यानी कि टर्बो सी प्लस प्लस ओपन हो जाता है। आपके केसेस में यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स या कुछ विंडोज खुले हुए रहेंगे। आपको सबसे पहले तो इसको क्या करना है, क्लियर करना है। क्लियर कैसे करेंगे, सो माउस से इसको यहां से पकड़ेंगे यहां तक, और ऑल्ट एफ प्रेस करेंगे तो आप फाइल के मेनू में आएंगे, ऑल्ट ई प्रेस करेंगे तो एडिट के मेनू में आएंगे, ऑल्ट एस प्रेस करोगे तो सर्च के मेनू में आएंगे, ऑल्ट आर प्रेस करोगे तो रन के मेनू में आएंगे, ऑल्ट सी प्रेस करोगे तो कंपाइल के मेनू में आएंगे। बाकी के ऑप्शंस हम कभी यूज नहीं करते हैं। तो हमको ये तीन चार ऑप्शन ही ध्यान में रखने हैं। फाइल में आना है तो ऑल्ट एफ। ऑल्ट एफ क्यों करना है, देखो यहाँ पर ना एफ का रेड है, बाकी सारे ब्लैक है। देखो ई का रेड है, बाकी सारे ब्लैक है, एस का रेड है, बाकी सारे ब्लैक है। इसका मतलब ये है कि ये हॉट की है, एफ इज अ हॉट की। और ये हॉट की अगर हमको इस हॉट की तक पहुंचना है तो कीबोर्ड के ऊपर ऑल्ट और एफ को दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो ये यहाँ पर हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इससे आप नया नया फाइल भी खोल सकते हो, इससे पुराना वाला फाइल है तो उसको भी ओपन कर सकते हो, यहाँ से फाइल को सेव कर सकते हो, वगैरह वगैरह ये काम यहाँ से कर सकते हो। अब हमको क्या करना है, जो हमारे पास ऑलरेडी रिटर्न कोड है इसको मिटाना है। और मिटाना है तो क्या होता है, एडिट पे जाना पड़ता है। एडिट पे जाएंगे, यहाँ पर क्लियर का ऑप्शन है, यहाँ पर इसको एंटर मारेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। नाउ माय स्क्रीन इज वेरी क्लियर, यहाँ पर मेरी स्क्रीन क्लियर है। इसका मतलब ये है कि मैं अभी यहाँ पर मेरा नया वाला जो कोड है वो लिख सकता हूँ। अब आसिफ भाई और मयूर भाई, अगर आप मान के चलो कि आपने जर्मन सीख ली, ठीक है, और जर्मन सीखने के बाद आपको बोला गया कि कुछ कुछ लिखो लँग्वेज में, तो क्या लिखोगे आप बताइए। मयूर काय लिहिशील तू, समजा तुला जर्मन शिकवली आणि सांगितलं की तू काहीतरी पहिल्यांदा तुला काहीतरी लिहायचंय, काय लिहिशील तू, व्हॉट यू विल राईट। कॅरेक्टर नंबर और नेम. नाही नाही, असं नाही, असं नाही, हे तो प्रोग्रामिंगच्या बाबतीत झालं मयूर। नॉर्मल विचार मैं करायचा, नॉर्मल विचार करायचा। नॉर्मली विचार करताना आपण नेहमी ज्यावेळेस आपण मैं काहीतरी शिकतो, एखादा मुलगा बाराखडी शिकतो बघ लहानपणी, तो काय लिहितो सगळ्यात अगोदर। मैं गेस करूँ सर, शायद। हाँ बताओ सर। हाँ सर, जैसे कि जैसा मैंने लैंग्वेजेस देखे उसमें हेलो वर्ल्ड बोल के, हेलो वर्ल्ड ऐसा कुछ। यस यस, तो ये हेलो वर्ड हम नहीं करेंगे क्योंकि हम कोई अंग्रेज नहीं है, हम यहाँ पे इंडियन लोग हैं। और हम लोग इंडियन लोग हैं तो इंडियन में क्या होता है, हम हमारे इसमें लिखेंगे। ये हेलो वर्ड क्यों लिखा जाता है आज तक मुझे पता नहीं चला, और मैं हमेशा ये क्वेश्चन हाँ सर, पूछते रहता।
पूछते रहता हूँ कि हेलो वर्ड ही क्यों भाई, और कुछ नहीं लिख सकते क्या? और अपना नाम लिखो यार, अपने माँ बाप का नाम लिखो, ठीक है, अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखो, अपने कॉलेज का नाम लिखो, कुछ भी लिख सकते हो ना आप, ये हेलो वर्ड ही Yes, क्यों yes, लिखना है? राइट। सो yes, अगर कोई नया बच्चा कुछ किसी लैंग्वेज को सीखता है तो वो सबसे पहले क्या लिखेगा? अपना नाम लिखेगा, अपने माँ बाप का नाम लिखेगा, राइट। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, पहला प्रोग्राम जो है सी लैंग्वेज का, उसको सीखने के लिए हम, यानी कि पहला प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है ये सीखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक टास्क ले लेंगे कि इस कंप्यूटर से मुझे आउटपुट क्या चाहिए, मेरा नाम आना चाहिए, ठीक है। अब मेरा नाम अगर आउटपुट एज ए आउटपुट आना चाहिए तो मुझे कुछ प्रोग्राम किसी तरीके से लिखना पड़ेगा, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, मैं आपको लिखवा के दे रहा हूँ, ठीक है। आप ध्यान से देख लेना मैं क्या क्या कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पे हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, यहाँ लिखूंगा हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, फिर लिखूंगा यहाँ पर वाइड मेन, फिर लिखूंगा यहाँ पर इस तरीके से करली ब्रेसेस को यूज करूंगा, फिर यहाँ लिखूंगा सीधे सीधे क्या, प्रिंट एफ, और इसके अंदर लिखूंगा मैं मेरा नाम, आई एम संतोष, ठीक है। और इसको दे दूंगा मैं सेमीकोलन। अब जैसे मैंने ये लिखा है ना, तब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, आपको पता है कि तीन चीजें होती है आईडी में। तो क्या होता है, आप कोड लिख सकते हो, मैंने कोड लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, कोड को कंपाइल भी कर सकता हूँ, तो मुझे कंपाइल करने के लिए यहाँ ऊपर मेनू दिख रहा है, देखो दिख रहा है सी से। तो सी से हाँ मेनू है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऑल्ट सी प्रेस कर सकता हूँ, कंपाइल में जा सकता हूँ। कंपाइल में जैसे जाता हूँ मैं, एंटर प्रेस करता हूँ, तो मेरा जो प्रोग्राम है ना वो कंपाइल होता है। अब यहाँ पर कुछ प्रोसेस इंटरनल हो रही है। मैंने क्या बोला था आपको कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंसानों को समझ में आती है, कंप्यूटर को वो समझ में नहीं आती है। कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, मशीन की लैंग्वेज, जिसमें 0 और 1 लिखा होता है, राइट। अब देखो मैंने कितने लाइन का कोड लिखा है, ऊपर लिखो कोड कितने लाइन का है, गिनो लाइंस, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन का कोड है, राइट। सर 2 3 4 लाइन नहीं। हाँ मतलब उसको अगर करली ब्रेसेस को भी पकड़ ले तो 6 लाइन का हो जाएगा ना, बराबर जी है। सर, हाँ हाँ। और यहाँ यहाँ पर अगर कंपाइलेशन की विंडो देखोगे, जिसमें लिखा है लाइंस कंपाइल्ड, कितने लाइन कंपाइल किए उसने, 460 लाइंस। कितने लाइन कंपाइल किए हैं, 460। तो 460 लाइन है क्या अपने प्रोग्राम में? नहीं है, राइट। हमारे प्रोग्राम में इंग्लिश में लिखा हुआ जो भी सेंटेंस है, जो भी वर्ड है, जो भी स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट्स को इस टर्बो सी ने क्या किया है, कन्वर्ट किया है मशीन लैंग्वेज में। और वो जो कोड बनता है ना मशीन लैंग्वेज का कोड, वो 460 लाइंस का बना है। समझ रहे हो आप? यस हाँ सर। तो ये मशीन का कोड बन गया है। अब मशीन का कोड बन गया है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये चीज मशीन को बोल सकता हूँ कि भैया इसको मुझे एग्जीक्यूट करके दे दे। तो एग्जीक्यूट करने के लिए रन नाम का मेनू है ऊपर। तो रन नाम का मेनू कैसे करूंगा, मैं ऑल्ट लिखूंगा और ऑल्ट प्रेस करूंगा, उसके हाँ साथ आर आर प्रेस करूंगा, तो रन हो जाएगा। देखो रन होने के बाद मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, उसका एक रीजन है, मैं बता रहा हूँ उसका एक रीजन है। क्यों रीजन है, क्या रीजन है, देखो मैं फिर से कर रहा हूँ, ऑल्ट आर, ध्यान से देखना, ठीक है क्या हो रहा है, ऑल्ट आर, रन कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ हो रहा है पर मुझे दिख नहीं रहा है, राइट। कुछ हो रहा है मतलब मुझे दिख हम्म नहीं रहा है। अब ये एक बात समझ लो कि कैलकुलेटर और इंसानी दिमाग, इसमें कितना डिफरेंस है। अगर आपको कुछ 10-15 नंबर्स के मैंने बताया कि मल्टीप्लिकेशन करो, तो कैलकुलेटर ज्यादा इजीली कर पाएगा या अपना दिमाग इजीली कर पाएगा? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर इजीली भी कर पाएगा और कम समय में भी कर पाएगा, राइट। अब ये तो कंप्यूटर है यार, यहाँ पर तो हमारे दिमाग से बहुत ज्यादा स्पीडली काम हो जाएगा, राइट। अब ये जो काम हो रहा है ना, ये छोटी सी टास्क दी है मैंने कि आई एम संतोष करके उसको प्रिंट करवाना है, कहीं पर उसको डिस्प्ले करवाना है आउटपुट के स्क्रीन के ऊपर। अब ये जो आउटपुट के स्क्रीन के ऊपर आने वाला आउटपुट है ना, ये देखना, यानी जितने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में वो डिस्प्ले होके निकल रहा है, कि हमको वो देखने की कैपेसिटी हमारे आईज में नहीं है, हम नहीं रोक पा रहे उसको, ठीक है। वो इतने झटक से निकल के जा रहा है, आ रहा है लेकिन निकल के जा रहा है। अब इसको अगर रोकना है ना, तो हमको एक फंक्शन यूज करना पड़ता है, गेट सी एच करके, ठीक है। अगर ये गेट सी एच यूज करता हूं और अब मैं इसको कंपाइल करता हूं ना, देखो कंपाइल किया, अब एक लाइन बढ़ गई है मेरी, दिख रहा है 461 हो गया लाइन, दिख रहा है। हाँ 460 था, अब एक लाइन बढ़ गई ना मेरी, राइट। अब इसमें मैं क्या करूंगा, फिर से रन करूंगा, रन पे जाऊंगा, रन करूंगा, देखो अभी आ गया मेरा, क्या आ गया, आई एम संतोष, आई एम संतोष, आई एम संतोष।
अब ये जो आई एम संतोष, आई एम संतोष, आई एम संतोष 3 बार आया है, ये 3 बार नहीं आना चाहिए था। हमको कितनी बार आना चाहिए था? एक ही बार आना चाहिए था। यानी कि इसने क्या किया है, इसने पिछले वाले जो एग्जीक्यूशन हुए थे उनका भी आउटपुट मुझे दे दिया है, राइट? यस बराबर है ना? मैंने 3 बार टोटल किया, उसने 3 बार का आउटपुट एक साथ ही दिखा दिया, राइट? अब अगर मुझे चाहिए कि अभी का ही आउटपुट चाहिए, करंट फाइल का, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ऊपर आके यहाँ प्रिंट एफ के जस्ट ऊपर लिखूंगा CLR, बस इतना लिखना है। इसका एक फंक्शन होता है, मैं सारी चीजें समझाऊंगा आपको, अभी मैं बस डेमो दे रहा हूं आपको, ठीक है? फिर से मैं कंपाइल करूंगा, देखो कंपाइल किया, एक लाइन बढ़ गई और 462 हो गया, बराबर है? अब मैं इसको रन करूंगा, रन के लिए जाऊंगा, रन करूंगा, रन, देखो आ गया मेरा आउटपुट, आई एम संतोष, सिंगल आउटपुट आ गया, सिर्फ अभी का आउटपुट आ गया, पिछले का आउटपुट नहीं है, राइट? ठीक है, यस समझ में आया? तो इसको एक बार यस ना आप लिख लो, मैं जो दे रहा हूँ इसको लिख लो आप एक बार। 6 लाइन लिखना है सर, ये वाले। अच्छा, मी इकडे लेक्चर घेतोय, मला वाटतं माझा वाचला. नाही 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 अरे, माझा नाही वाचला, मला ते हेडफोन्स होते ना, ऐकायला. सॉरी. नाही नाही नाही, काय अडचण नाही. चलो लिख, ने लिख लिया? यस सर। हाँ ठीक ठीक, अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। मैं बाहर अगर निकलना है यहाँ से, तो मैं ऑल्ट एक्स करके बाहर निकल सकता हूँ। देखो ऑल्ट एक्स किया, ये बोल रहा है कि फाइल को सेव करना है या नहीं करना है। हम अपने पर्पज के लिए सेव कर लेते हैं अभी इसको। यस बोलेंगे, एंटर मारेंगे, ये नाम, यही नाम देंगे और यस फिर से करेंगे, तो हम इससे बाहर निकल आएंगे, धीरे धीरे आएंगे क्योंकि ये टाइम लेगा, बाहर निकलते। अब देखो हमने जो सीखा है ना अब तक, वो सीखने में ना कुछ स्टेप्स बने हैं। जैसे ये स्टेप पहले लिखी थी हमने, क्या लिखी थी? ओपन टर्बो C++ एडिटर, गो टू स्टार्ट मेनू। सेकंड स्टेप लिखेंगे कि क्लियर ऑल प्रीवियस कोड, कभी कभी आ जाता है तो उसको क्लियर करना पड़ता है। थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे? ऐड हेडर फाइल्स। अब ये हेडर फाइल्स क्या थी? देखो ऐसे लिखा था हमने, हैश इंक्लूड, एक सेकंड, क्या लिखा था हमने? हैश इंक्लूड लिखा था, मी लेक्चर मध्ये नंतर कॉल करो। हैश इंक्लूड लिखा था, उसके बाद लिखा था हमने कोनियो इंक्लूड। ट्रायंगुलर बेसिस में लिखा था stdio.h लिखा था, उसके बाद फिर से लिखा था हैश इंक्लूड, और फिर से लिखा था यहाँ पर conio.h, राइट? conio.h। अब देखो इसका एक्सटेंशन क्या दिख रहा है? एच दिख रहा है ना, .h, राइट? इसका भी एक्सटेंशन क्या दिख रहा है? .h। अब यहाँ पर ना 3 चीजें हैं। यहाँ पर क्या है? एक तो पहले तो है हैश, ये हैश है ना, इसका बोला जाता है प्री प्रोसेसर, प्री प्रोसेसर, प्री प्रोसेसर। अब प्री प्रोसेसर का मतलब क्या होता है? प्री है ना, यहाँ पे प्रो नहीं है, प्री है। प्री प्रोसेसर का मतलब क्या होता है? अगर कुछ भी प्रोसेस होना है तो सबसे पहले जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा? ये होगा, जहां पर हैश लिखा है उसको, ठीक है? उसके बाद क्या लिखा है? इंक्लूड लिखा है, उसके बाद लिखा है इंक्लूड। अब जो ये इंक्लूड है ना, इसका ये है कीवर्ड। ये कीवर्ड, कीवर्ड का मतलब होता है कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जो रिजर्व वर्ड्स आप आपके प्रोग्राम में यूज नहीं कर पाते हो, आपके मतलब के लिए ये होता है, कोई ना कोई उसका मीनिंग डिफाइन होता है। तो इंक्लूड का मतलब क्या है? कि कुछ ना कुछ इस फाइल में मुझे इंक्लूड करना है। अब इसका मीनिंग आगे चल के हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, अभी उसकी जरूरत नहीं। अभी 3 चीजें हमको दिखाई दी है, एक हैश दिखाई दिया है, हैश को बोला जाता है प्री प्रोसेसर इंक्लूड, राइट? आपके केस में आसिफ भाई क्या है? सी के बाद हैश है, इसका मतलब क्या है? पोस्ट प्रोसेसर इंक्लूड है वो, राइट? तो यहीं से वो आ जाता है, हाँ यहीं से ओके वो आ सर। जाता है, ठीक है? इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं, उसकी चिंता मत करना, ठीक है? सो ये जो है प्री प्रोसेसर आता है, हैश को बोलते हैं, इंक्लूड को कीवर्ड बोलते हैं, और जो इसके आगे लिखा हुआ है ना ट्रायंगुलर ब्रेसेस के अंदर लिखे हुआ, ये ये एक हेडर फाइल का नाम है। अब हेडर फाइल का नाम है, ये किसके ऊपर से पता चलता है? एक तो इसका एक्सटेंशन .h है, और दूसरा ये है कि ये
stdio.h या ये conio.h ये हेडर फाइल होती है क्या? मतलब क्या है? हेडर फाइल्स आर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हेडर फाइल्स आर द कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। क्या होते हैं इसमें? पहले से मौजूद कुछ फंक्शंस है, जो फंक्शंस हमारे प्रोग्राम में अगर कुछ फंक्शंस यूज किए हैं, जैसे कि हमने अभी क्या यूज किया, प्रिंट करने के लिए लिखा था, प्रिंट एफ ऐसा कुछ लिखा था, याद होगा आपको। उसके अंदर मैंने Yes, क्या sir. लिखा था, आई एम संतोष लिखा था, ऐसा लिखा था ना। तो हम्म ये जो प्रिंट एफ है ना, ये प्रिंट एफ, ये एक फंक्शन Hmm. है, और इस प्रिंट एफ में, ये प्रिंट एफ जहां कहीं लिखा रहेगा, ये इसका जो मीनिंग है, इस ये अगर लिखा है तो इसके बाद करना क्या है, इसका करना क्या है, इसका लॉजिक लिखा रहता है इस हेडर फाइल के अंदर। समझ रहे हो? ये जो हेडर फाइल्स है ना, stdio.h, इस हेडर फाइल्स के अंदर कंसोल, इसका जो ये है, क्या कहेंगे उसे, लॉन्ग फॉर्म है, वो लॉन्ग फॉर्म ऐसा बोला जाता है कि इसको स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में आता है जो कि हमको आउटपुट देगा ऐसा फंक्शन, यानी कि प्रिंटफ फंक्शन, और जो हमको इनपुट लेना है आगे चलते, यानी कि स्कैन एफ फंक्शन। ये दो फंक्शन होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, बट हम इनिशियली अभी दो ही फंक्शंस के साथ काम करेंगे, तो दो फंक्शंस होते हैं। ठीक है, इस फाइल में stdio.h, और ये conio.h जो है, इसमें भी और कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि अभी हमने लिखा ना गेट सी एच। ठीक है, Hmm. अब ये जो गेट सी एच लिखा हमने, ये क्यों लिखा था? कारण क्या था इसका? कारण ये था कि हमारा जो आउटपुट आ रहा था वो फटक से निकल जा रहा था, Equal. बराबर है। Hmm. और हमने गेट सी एच लिखकर क्या किया, उसको आउटपुट की जो स्क्रीन थी उसको होल्ड किया, जब तक कि मैं दूसरी की नहीं प्रेस करूंगा, कोई भी। Hmm. मतलब मैं कीबोर्ड पर जब तक कोई प्रेस नहीं करता हूँ, एंटर या टैब या कुछ भी, तब तक वो आउटपुट पे हमारे वही दिखता रहेगा, आई एम संतोष। ठीक है, इसीलिए हमने उसको यूज किया। अब ये रिलेटेड किससे है? देखो, आउटपुट की स्क्रीन को बोला जाता है कंसोल। क्या बोला जाता है? कंसोल। आउटपुट की स्क्रीन अभी जो आई थी ना, ब्लैक कलर की स्क्रीन, ये ब्लैक हाँ. कलर की स्क्रीन को बोला जाता है कंसोल। और ये आउटपुट से रिलेटेड फंक्शन है, कौन सा? गेट सी एच। और हमने दूसरा भी यूज किया था, कौन सा? सी एल आर या सी आर, ये भी तो हमने यूज किया। ये क्यों यूज किया? क्योंकि हमको करंट का आउटपुट चाहिए था, यानी कि ये क्या करेगा फंक्शन, ये फंक्शन पहले वाले जो आउटपुट्स थे उनको साफ करेगा। डस्टर लेके हम बोर्ड साफ करते हैं उसी तरीके से, या फिर कार में कपड़ा लेके कार साफ करते हैं उसी तरीके से, इसने क्या किया हमारे लिए Yes. कंसोल की जो स्क्रीन है उसको साफ किया। अब ये जो कंसोल से रिलेटेड एप्लीकेशंस है ना, जैसे कि ये सी एल आर, गेट सी एच, जो कंसोल पे काम करते हैं, ये सारे के सारे होते हैं इस conio.h हेडर फाइल में, यानी कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में होते हैं। समझ में आया हेडर फाइल्स क्या होते हैं? हेडर फाइल्स में हाँ कुछ फंक्शंस पहले से बने बनाए सी लैंग्वेज के फंक्शंस हैं, जो कुछ ना कुछ टास्क हमारे लिए परफॉर्म करते हैं। इनको हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि इनका पूरा डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बस इसको बुलाओ, ये अपना काम करेगा और निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे हम्म फंक्शंस का कॉम्बिनेशन हेडर फाइल्स में रहता है। तो हमने क्या किया था फिर, हेडर फाइल्स को लिखा था, ऐड किया था। ठीक है, उसके बाद हमने एक प्रोसेस की थी। क्या प्रोसेस थी हमारी? फोर्थ स्टेप थी हमारी, हमने लिखा था मेन फंक्शन को। मेन फंक्शन को, तो यहाँ पर मैं फोर्थ प्रोसेस लिखता हूँ, राइट मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन यानी कि क्या है, इसको फंक्शंस को ऐसे दिखाया जाता है, कभी भी ब्रेसेस के साथ दिखाया जाता है। इसको हम बोलेंगे पैरेंथेसिस। इसको क्या बोलते हैं सर? पैरेंथेसिस बोलते हैं, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस बोलते हैं इसको। ठीक है, सो ये जो पैरेंथेसिस है, ये पैरेंथेसिस जिस किसी वर्ड के सामने रहेगा उसको हम आंख बंद करके किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलेंगे क्या? फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फंक्शन। अब Function. ये फंक्शन अब ये फंक्शन होता क्या है? तो फंक्शन कुछ नहीं होता, फंक्शन होता है एक ब्लॉक, अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। एक ब्लॉक होता है जिसमें अलग अलग स्टेटमेंट्स लिखे रहते हैं, टू कंप्लीट एनी टास्क। किसी भी टास्क को
कंप्लीट करने के लिए जो स्टेटमेंट्स आप लिखते हो, ऐसा एक ब्लॉक अगर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। यानी कि हम जो नया ये राइट मेन फंक्शन लिखने वाले हैं, इसका मतलब क्या रहेगा, इसके अंदर एक ब्लॉक बनेगा और उस ब्लॉक में कुछ ना कुछ हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो सी लैंग्वेज के स्टेटमेंट्स होंगे। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब ये राइट फंक्शन लिखना क्यों है, इसका एक रीजन है। देखो, ये जो मेन फंक्शन है ना, इसको लिखने का रीजन है, ये मेन फंक्शन सर समझ लीजिए आसिफ सर, कि इट इज Yes, sir. अ हार्ट ऑफ सी प्रोग्राम। क्या है? हार्ट है सी प्रोग्राम का। यानी कि आप कोई भी प्रोग्राम इस मेन फंक्शन के सिवा लिख ही नहीं पाओगे सी लैंग्वेज में। समझ रहे हो? लिख ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे, उसका भी एक रीजन है। कि उसका क्या रीजन है, देखो यहाँ पर मैं पेंट में लेके चलता हूं आपको। उसका एक रीजन है। उसका रीजन क्या है, तो उसको हम बोलेंगे कि, हाँ लो लो, इसका एक रीजन है। मैं थोड़ा सा 2 मिनट देना मुझे। भाई ने आलिया जा काम भांडे असला मी सोडून दिले. आई एम सॉरी सॉरी, थोड़ा सा आया था मेरे घर पे कोई। चलो ठीक है, तो मैं इसका रीजन बता रहा हूं आपको कि व्हाई दिस मेन फंक्शन इज कंपलसरी। देखो, एक ये क्या है, ये मान के चलो कि एक कंपाइलर है। कंपाइलर का मतलब क्या होता है, हमारा कोड एग्जीक्यूट करने वाला, कंपाइल करने वाला एक, ऐसा मान के चलो कि ये चाचा है हम। और ये चाचा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये इस तरीके से दिखते हैं। इसका पिक्चर भी बनाता हूं मैं आपके लिए, ठीक है? ये इस तरीके से दिखते हैं। बहुत खतरनाक है ये। इतने खतरनाक है कि इनको बताना यानी कि प्रोग्राम लिखना आता है। मतलब इनको जो भी बता पाता है वो अच्छा प्रोग्राम बन पाता है। ठीक है, सो हम इनके साथ ही रहेंगे अगले कुछ दिनों तक। ठीक है, तो ये जो कंपाइलर है ना, ये हमेशा हमेशा एक सवाल पूछता है, और ये सवाल होता है प्रोग्रामर को लेके। प्रोग्रामर से ये सवाल पूछता है, वेयर इज मेन फंक्शन। ये सवाल पूछता, क्या पूछता है, वेयर इज मेन फंक्शन। इसका मतलब ये होता है कि वेयर कैन आई स्टार्ट टू एग्जीक्यूट योर कोड। इसका मतलब क्या होता है, इस तरीके से ये क्या पूछता है हमेशा, वेयर इज मेन फंक्शन। और जैसे ही उसको मेन फंक्शन पता चल जाता है, वो वैसे ही अपने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, वरना उसको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से लिखना है। और इसी एक इसके फीचर के लिए जाना जाता है कि मेन फंक्शन है सी। सी इज द हार्ट ऑफ मेन फंक्शन इज द हार्ट ऑफ सी प्रोग्राम। समझ में आया क्यों है मेन फंक्शन हार्ट ऑफ द सी? क्योंकि ये जो कंपाइलर है ना, ये हमेशा पूछेगा मेन फंक्शन कहाँ है और मुझे कहाँ से कोड को स्टार्ट करना है। ठीक है, अब ये अगर मेन फंक्शन लिखा है तो मेन फंक्शन सिर्फ लिखने से काम नहीं होगा, उसका ब्लॉक बनाना पड़ेगा। और ब्लॉक कैसे बनेगा, यहाँ लिखेंगे void मेन फंक्शन बनाएंगे। इसका ब्लॉक ऐसे ओपनिंग करली ब्रेसेस और क्लोजिंग करली ब्रेसेस लोगे, और इसके अंदर लिखोगे आप, इन दोनों के अंदर यहाँ पर लिखोगे आप, यहाँ पर लिखोगे लॉजिक। लॉजिक यानी वो टास्क, जो टास्क आपको कंप्लीट करवानी है, टास्क फॉर कंपाइलर। कंपाइलर के लिए जो टास्क है वो टास्क लिखनी है, इसको सेमीकोलन देना पड़ता है। दूसरी टास्क देनी है तो कैसा लिखोगे, दूसरा लॉजिक लिखोगे यहाँ पर। इसको मैं यूज करता हूँ ऐसे, नीचे लिख के ऐसे।
यानी कि आप कितने भी लॉजिक्स इसके अंदर लिख सकते हो, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि इतने ही लिखने हैं उतने ही लिखने, राइट। सो ये होता है मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन में और एक चीज आ रही है, यहाँ पर वॉइड आ रहा है। ये वॉइड होता क्या है, इसको भी समझ लेंगे, इसको समझ लेंगे। ये वॉइड होता है, ये वॉइड होता है, वॉइड इज रिटर्न टाइप। क्या है ये? रिटर्न टाइप। आप रिटर्न टाइप का मीनिंग क्या है समझ लो कि अगर आप बैंक में जाते हो, आसिफ भाई, मनु, मयूर, Yes, sir. इफ यू विजिट अ हाँ बैंक, बैंक में जाते हो, पूछते हो बैंक वाले को कि सर मुझे लोन चाहिए 1 करोड़ का, ठीक है। बैंक वाला सबसे पहले आपको क्या क्या पूछता है? आरटीआई फाइल है क्या? क्या? मॉर्गेज और आरटीआई फाइल है क्या? यस, ही विल आस्क यू फॉर अ मॉर्गेज। मॉर्गेज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमेशा किसी भी बिजनेस में गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है, राइट। किसी भी, आप किसी भी चीज को देखो, आप अगर आप नेचर को भी देखोगे तो नेचर हमसे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, हमको ऑक्सीजन दे रहा है, राइट। किसी भी दुनिया की प्रोसेस के अंदर गिव एंड टेक का नेचर होता है, राइट। गिव एंड टेक का प्रोसेस होता है। तो सिमिलर वे से यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन के अंदर कुछ चीजें रखी होती है। जैसे ये लिखा है ना, इसके लिए कुछ जगह लगेगी, ये लिखा है ना, इसके लिए कुछ जगह लगेगी, और ये जगह कहाँ लगती है? रैम के ऊपर लगती है। अब रैम क्या बोलता है? रैम बोलता है मैं फोकट में तो तेरे को जगह दूंगा नहीं, तू क्या कर, मेरे को कुछ ना कुछ रिटर्न में दे दे। तो ऐसी स्थिति में इसको हम रिटर्न टाइप देना ही पड़ता है, आवश्यक होता है। तो यहाँ पर हम इसको कुछ रिटर्न नहीं देंगे, ऐसा पहले ही बताया है। इसका मतलब हमने लिखा है वाइड। वाइड का मतलब है कुछ नहीं। मैं इस फंक्शन के लिए रैम को पास कुछ भी नहीं दे रहा हूं, ये हम पहले ही डिक्लेयर करना पड़ता है। ये प्रोसेस है, स्टैंडर्ड प्रोसेस है, और यही प्रोसेस हम सीखने के लिए सी लैंग्वेज को सीख रहे हैं, राइट। अब वाइड और मेन ये क्यों लिखा हमको समझ में आया। ये वाइड मेन, वाइड लिखने का मतलब क्या है? वाइड लिखने का मतलब है ये एक रिटर्न टाइप है, और ये रिटर्न टाइप देनी जरूरी क्यों होती है हर फंक्शन में? हर फंक्शन में देनी जरूरी होती है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का कोई भी फंक्शन हो, तो वहां पर ये होता ही होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हर जगह पर गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है। कोई जगह फोकट में नहीं देगा। यहाँ पर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो जगह लगती है उसको रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है, राइट। सो ये जो रैम है उसको जगह चाहिए होती है, इसलिए हमको रिटर्न में कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो यही एक लिखने का तरीका होता है, रिटर्न टाइप। ठीक है। अब इसके अंदर लॉजिक हमने क्या लिखा था? इसके अंदर लॉजिक लिखा था हमने प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, और यहाँ लिखा था हमने आई एम संतोष, इस तरीके से। ठीक है। इसके बाद हमने सेमीकोलन दिया था। तो ऐसा हमारा पहला प्रोग्राम बना है, राइट। तो हमने कितने स्टेप्स में हमारा पहला प्रोग्राम बनाया है? चार, हम्म, 5 स्टेप में। यहाँ पर लॉजिक लिखा है हमने इसमें, राइट लॉजिक, सॉरी यहाँ पर लिखता है इसके आगे, राइट लॉजिक, राइट लॉजिक और स्टेटमेंट्स इन ब्लॉक ऑफ मेन फंक्शन, ब्लॉक ऑफ मेन फंक्शन। तो से 6 स्टेप्स में हमने क्या किया, सी प्रोग्राम को कैसे लिखा जाता है इसकी एक प्रोसेस समझ के लिए ली, राइट। समझ में आया ना आपको? Yes, sir. समझ में आया? अब है ये जो हाँ प्रोसेस हमने लिखी है ना, इस प्रोसेस को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। आगे कैसे लेके जाएंगे? क्योंकि मैंने आपको कल बताया है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हो तो उस एप्लीकेशन का मेन पर्पस आज की डेट में रहता है कि उस एप्लीकेशन के थ्रू आने वाला डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो जाए, वो डेटा पे ऊपर काम हो जाए, राइट। अब डेटा के ऊपर अगर काम करना है तो हमको डेटा के टाइप्स भी पता होने चाहिए। डेटा के टाइप्स पता होने चाहिए मतलब क्या है कि हमको समझना चाहिए कि यार अगर मुझे नंबर स्टोर करना है तो कहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा, किस तरीके से स्टोर करना पड़ेगा। अगर मुझे कोई कैरेक्टर स्टोर करना है, नाम स्टोर करना है, तो वो कैसे स्टोर होगा। अगर मुझे कोई मार्क्स किसी के स्टोर करने हैं या टेम्परेचर स्टोर करना है तो वो कैसे होगा। अगर डेट करनी है तो वो कैसे होगी। तो ये अगर आपको ऐसा कुछ करना है, डेटा के साथ काम करना है, तो सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग में हमको समझना पड़ेगा डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स। अब ये जो डेटा टाइप्स है ना, ये डेटा टाइप्स का मतलब होता है कि हाउ यू कैन स्टोर वैल्यूज इन अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के थ्रू अगर आपको वैल्यूज को स्टोर भी करना है और रिट्रीव भी करनी है, तो और रिट्रीव, रिट्रीव का मतलब है फेच करना, जहां स्टोर किए हैं वहां से निकालना, ठीक है।
अब मैं इसको आपको बताता हूं कि यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग में देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑफ डेटा डेटा टाइप्स। तीन तरीके के डेटा टाइप्स के टाइप्स कितने हैं? तीन तरीके के कैसे हैं? पहला है इंटीजर, सॉरी, पहला है बिल्ट इन डेटा टाइप। दूसरा है डिराइव्ड डेटा टाइप। तीसरा है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। मैं सिंपली आपको समझाता हूँ बिल्ट इन डेटा टाइप का मतलब क्या होता है। देखो, आपने जब टर्बो सी प्लस प्लस डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, उसके साथ जो डेटा टाइप्स ऑलरेडी आते हैं, मतलब आपको बनाने नहीं पड़ते, वो ऑलरेडी उसके साथ ही आते हैं। जैसे कि हम अगर कोई बाइक खरीदते हैं, तो बाइक के साथ ही टायर आते हैं, राइट? तो टायर आते हैं, उसके साथ उसकी टाकी आती है, उसके साथ उसके ग्लासेस आते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि हमको उसको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है, राइट? हमको उससे अलग से मांगने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे डेटा टाइप्स जो ऑलरेडी आते हैं, ऑलरेडी विथ टर्बोसी टर्बोसी ऑलरेडी विथ टर्बोसी। और ये तीन तरह के मेनली है जो हमको देखने हैं। एक पहला है इंट, दूसरा है फ्लोट, और तीसरा है कैरेक्टर। ठीक है। अब डिराइव डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? अगर आप सोचो इस तरीके से कि आपको दूध है ना, दूध तो सबको पता होता है, राइट? अब ये जो दूध है, दूध से क्या बनता है? दही बनता है, बराबर है? दूध से दही बनता है ना, हम कुछ ना कुछ प्रोसेस करते हैं, दही बनाते हैं। अब दही में होता क्या है? एक्चुअली दूध ही होता है, लेकिन दूध के ऊपर कुछ प्रोसेस हुई होती है, राइट? तो ऐसी स्थिति में हम बोलते हैं कि प्रोसेस्ड मिल्क जो होता है, प्रोसेस्ड मिल्क इन फॉर्म ऑफ कर्ड, इसे बोलेंगे हम डिराइव्ड डेटा टाइप। क्या बोलेंगे? डिराइव्ड डेटा। दही के जैसा, मतलब दूध है, मतलब ये जो हमारे ऊपर वाले हैं ना बिल्ट इन डेटा टाइप, ये हमारे लिए दूध का काम करेंगे, ठीक है? और दही, ये दही बन जाएगा, मतलब इससे क्या बनेंगे फिर? इससे बनेंगे एरे बनेगा, इससे बनेंगी स्ट्रिंग, इससे बनेगा फंक्शन, इससे बनेगा पॉइंटर, राइट? ये इस तरीके से। तो ये चार डेटा टाइप हमको सीखने हैं अगले कुछ दिनों में। ये तीन पहले और ये चार बाद में। फिर आता है यूजर डिफाइन। अब यूजर डिफाइन का क्या मीनिंग हो सकता है? देखो, मान के चलो कि मैंने क्या किया, दूध से दही बनाया। अब मुझे क्या करना है? यूजर डिफाइन, मतलब मैंने क्या किया, फिर मुझे अगर मान के चलो दही नहीं खाना पसंद है, तो मैं क्या करता हूँ? दही को लस्सी बनाता हूँ, दही के अंदर शक्कर या गुड़ मिलाता हूँ, उसको हिलाता हूँ, या मसाला मिलाता हूँ, उसको हिलाता हूँ, और वो मुझे अच्छा लगता है, राइट? सो मैंने क्या किया, अपने हिसाब से मैंने क्या किया, उन बने बनाए दही को मैंने अपने हिसाब से ढाल दिया, यानी कि लस्सी बना दी जो मुझे बहुत पसंद है, राइट? इसको बोलेंगे हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। समझ रहे हो? यस सर। आप अपने अपने तरीके से, मतलब प्रोग्राम में अगर मुझे कुछ अपने तरीके से करना है, तो मैं क्या करूंगा? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स को यूज करूंगा। और उसमें दो तरह के यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है, एक है स्ट्रक्चर और दूसरा है क्लास। स्ट्रक्चर और दूसरा है क्लास। अब जो स्ट्रक्चर है ना, ये तो सी लैंग्वेज का पार्ट है, लेकिन जो क्लास है ना, जैसे ही क्लास शुरू होता है वैसे शुरू होती है अपनी सी प्लस प्लस। समझ रहे हो? सो हमारा जो फ्लो रहेगा सीखने का, वो यहाँ से कल स्टार्ट होगा, और यहाँ तक आते आते हम सी प्लस प्लस तक सीखने की कोशिश करेंगे। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आप ये समझ रहे हो, प्रोसेस समझ रहे हो, ये जो मैंने अभी लिखी है, ये प्रोसेस और ये जो डेटा टाइप सीख रहे हो, दुनिया के लगभग लगभग 13,500 लैंग्वेजेस, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और 750 टेक्नोलॉजीज, सब यही यूज करते हैं। आप इसका मायना समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? जितने, मतलब 13,500 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है और 750 टेक्नोलॉजीज है, ये सारे के सारे क्या यूज करते हैं?
यही यूज करते हैं, यानी कि इंट यूज करेंगे, फ्लोट यूज करेंगे, कैरेक्टर यूज करेंगे, एरे यूज करेंगे, स्ट्रिंग यूज करेंगे, फंक्शन यूज करेंगे। फंक्शन को तो हमने ऊपर ही देख लिया है। पॉइंटर यूज करेंगे, फिर स्ट्रक्चर यूज करेंगे, फिर क्लासेस यूज करेंगे। इससे ज्यादा किसी भी